काशी नगरी की राजकुमारी एक दिन अपने राज्य के सम्मेलन में राज्य के बागीचे में गई। वहां राजकुमारी की नजर एक ब्राह्मण के पुत्र पर पड़ती है। उस पुत्र का नाम था यशकेतु। यशकेतु और राजकुमारी की नजर एक दूसरे से मिलती है और दोनों में प्रेम हो जाता है। वो कई देर तक एक दूसरे के सामने ऐसे ही खड़े रहते हैं। तभी अचानक उनको दूर से एक जंगली हाथी के भागने की आवाज सुनाई देती है। वो जंगली हाथी दौड़ता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा है। यश केतु ये देख लेता है और राजकुमारी को एक तरफ अपने पास खींच लेता है। राजकुमारी की जान बचा लेता है। वो राजकुमारी फिर से अपने महल में चली जाती है और यश केतु अपने घर पे आ जाता है। लेकिन यश केतु को तो प्रेम का कीड़ा काट चुका है। वो उस राजकुमारी के प्रेम में पागल हो गया है, बेचैन रहने लगा है। वो उसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एक राजा की बेटी है और वो एक छोटा सा ब्राह्मण है। अपनी समस्या को लेके यश केतु एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक को अपने मन की सारी बात बता देता है। तांत्रिक अपने जेब में से दो अंगूठियां निकालता है। पहली अंगूठी वो यश केतु को दे देता है और दूसरी अंगूठी खुद पहन लेता है। जैसे ही वो दोनों अंगूठियां पहनते हैं, वो तांत्रिक तो एक ब्राह्मण में बदल जाता है और यश केतु एक सुंदर सी लड़की में बदल जाता है। वो ब्राह्मण और यश केतु रूपी वो लड़की राजा के दरबार में जाते हैं। वो ब्राह्मण कहता है कि राजन, मैं इस लड़की को अपने पुत्र के साथ विवाह कराने के लिए लेकर आया था, लेकिन मेरा पुत्र कहीं भाग चुका है। मैं अपने पुत्र को ढूंढने जा रहा हूं, तब तक क्या इस लड़की को आप अपने राजमहल में रख सकते हैं? राजा मान जाता है। राजकुमारी और यश केतु रूपी लड़की एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन राजकुमारी अपने मन की व्यथा उसको बताती है कि कैसे एक ब्राह्मण के पुत्र ने उसकी जान एक जंगली हाथी से बचाई थी। कैसे राजकुमारी उसके प्रेम में पड़ गई थी, कैसे अपना दिल उसको दे बैठी थी। जैसे ही यश केतु रूपी वो लड़की ये बात सुनता है, अपनी अंगूठी निकाल देता है और अपने असली रूप में आ जाता है। वो राजकुमारी को सारी बात सच सच बता देता है। दोनों साथ में रहने लगते हैं प्रेम पूर्वक। दिन के समय यश केतु उस लड़की का रूप ले लेता है और शाम को यश केतु का रूप लेके उस राजकुमारी के साथ प्रेम में रहता है। एक दिन राजा के दीवान की शादी राजा की साली रोहिणी के साथ तय होती है और उनकी शादी हो रही होती है। राजकुमारी यश केतु रूपी उस लड़की को लेकर मंडप में आती है तो दीवान की नजर उस पर पड़ जाती है। दीवान यश केतु रूपी उस लड़की पर मुग्ध हो जाता है, पर उस वक्त तो वो रोहिणी से शादी कर लेता है। कुछ दिन बाद राजा को अपनी मन की व्यथा बताता है। राजा यश केतु रूपी उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम इससे विवाह कर सकती हो? यश केतु रूपी वो लड़की कहती है कि राजन, मैं यहां पर किसी और के लिए लाई गई थी, लेकिन अगर दीवान मुझसे शादी करना चाहता है तो एक शर्त है कि उसको 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ेगा। ठीक है। दीवान 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। वो रोहिणी भी राजमहल में रहती है और यश केतु रूपी वो लड़की भी राजमहल में उस राजकुमारी के साथ रहती है। 6 महीने बीतने से कुछ दिन पहले यश केतु को एक ख्याल आता है कि इस समस्या को उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए वो रोहिणी का अपहरण करके उसको लेकर चला जाता है। कुछ दिन बाद वो ब्राह्मण रूपी तांत्रिक अपने एक मित्र शशि को साथ में लेकर आता है, अपना पुत्र बताकर, और राजा से कहता है कि राजन, मैं अपने पुत्र को ढूंढने गया था, मुझे मेरा पुत्र मिल चुका है, लाइए उस लड़की को मुझे वापस सौंप दीजिए। लेकिन यश केतु रूपी लड़की तो वो वहां पर नहीं है। राजा को लगता है कि अगर ब्राह्मण को ये बात पता पड़ गई तो वो उसको शाप दे देगा। तो राजा कहता है कि वो लड़की तो यहां से कहीं चली गई है, लेकिन मेरी राजकुमारी है। आप अपने पुत्र का विवाह मेरी राजकुमारी से करवा दीजिए। और सभी लोगों के सामने राजा राजकुमारी का विवाह सभी रीति रिवाजों से ब्राह्मण के उस मित्र शशि से करवा देते हैं। वो तांत्रिक रूपी ब्राह्मण अपने घर वापस आता है शशि और राजकुमारी को लेकर, तो यश केतु वहां पर पहले से मौजूद है। अब शशि और यश केतु के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। शशि कहता है कि राजकुमारी की शादी मुझसे हुई है। यश केतु कहता है कि राजकुमारी के साथ शादी मैंने की है, इस पे मेरा हक है, मैं इसका पति हूं। जंगल में विक्रम और बेताल भटक रहे हैं। बेताल विक्रम को एक कहानी सुनाते सुनाते चुप हो जाता है और कहता है कि राजन, तुम बहुत ज्ञानी आदमी हो, अपने ज्ञान को सिद्ध करके मुझे बताओ कि शशि और यश केतु में से राजकुमारी का असली पति कौन है, कौन असली हकदार है। लेकिन राजन, शर्त याद है ना? अगर तुमने कुछ बोला तो मैं जाके उस पेड़ पर लटक जाऊंगा, और अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल का जवाब आया और तुम कुछ ना बोले तो तुम यहीं इसी क्षण भस्म हो जाओगे। अब बेचारे विक्रम को तो सवाल का जवाब आ गया था। उसने कहा कि शशि उस राजकुमारी का असली पति है, क्योंकि राजा ने
सब लोगों के सामने पूरे रीति रिवाजों से उसका विवाह अपनी पुत्री से कराया था। यशकेतु और राजकुमारी ने तो गंधर्व विवाह किया था, चोरी छुपके सबकी नजरों से दूर। चोरी पर चोर का अधिकार नहीं होता। जैसे ही विक्रम ये जवाब देता है, बेताल हवा में उड़ के जाके उस बरगद के पेड़ पर लटक जाता है। विक्रम बेचारा थका हारा जाता है उस पेड़ पर चढ़ता है, अपनी तलवार से उसका फंदा काटता है। बेताल फिर से जमीन पे गिर जाता है, हंसने लगता है। विक्रम पेड़ से नीचे उतरकर बेताल को अपने कंधों पर लादता है और तपस्वी के पास ले जाने के लिए निकल जाता है। जंगल एकदम सुनसान है, सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बेताल कहता है कि राजन, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे। आपके इस डर को दूर करने के लिए क्यों ना राजन मैं आपको एक कहानी सुनाऊं।